यह वीडियो क्लास 10 भूगोल चैप्टर 4 कृषि का पार्ट 1 है। तो इसके सारे पार्ट्स को आप देखिए, एक एक करके मैं ये सारे पार्ट्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के ये जो सारे लाइन हैं उनको पढ़ेंगे और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी देखते जाएंगे। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में कृषि का वर्णन किया गया है और यहाँ पर ध्यान देने वाला यह बात है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कृषि का वर्णन किया गया है। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो भारत के लिए कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जानते हैं कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और साथ ही साथ यहाँ की जो बहुत बड़ी आबादी है वह कृषि से ही अपनी जीविका चलाती है। ये खास बात है। कृषि एक प्रारंभिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करता है, जबकि आप जानते हैं कि कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि कृषि से ही खाद्यान्न उत्पन्न होता है जिससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं खाद्यान्न के अतिरिक्त बहुत अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए यह कच्चा माल भी पैदा करता है। जैसे कि आप चीनी उद्योग का नाम देख लीजिए, तो चीनी उद्योग में जो कच्चा माल है वह क्या है। चीनी उद्योग में कच्चा माल के रूप में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, ईख का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर यह भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया गया कि भारत के लिए कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत से चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात किया जाता है। यह निर्यात का अर्थ हो गया कि यह बाहर के देशों में भेजा जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो अभी मैंने तुरंत आपको एक नाम बताया, कुछ और आप सर्च कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। तो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ पर कृषि के प्रकार आपको पढ़ने हैं। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो भौतिक पर्यावरण है, इंडिया का जो भौतिक पर्यावरण है, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे विकास हुआ है और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती में बहुत परिवर्तन आया है। तो आप बोलेंगे कि कैसे परिवर्तन आया है, तो आगे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। तो आप देखेंगे कि यह जीवन निर्वाह खेती हो गया। जीवन निर्वाह खेती क्या हो गया कि अपने जीविका को चलाने के लिए जो हम लोग खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं वह जीवन निर्वाह खेती में आ गया। जबकि आप देखेंगे कि वाणिज्य खेती क्या हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वाणिज्य खेती करते हैं। मतलब क्या, वो ऐसे क्रॉप को उत्पादन करेंगे या फिर ऐसे फसल का उत्पादन करेंगे जिनको हम लोग बेच सकते हैं और बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो कृषि के अनेक प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो आप देख सकते हैं, दो नाम ऐसे ही दिए गए हैं। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। तो यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग कृषि के प्रकार पढ़ना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इसका नाम से ही आप देख सकते हैं कि अपने जीविका के निर्वाह के लिए कृषि करना, फसल को उगाना, खेती करना। तो यहाँ पर यही सब लिखा भी गया होगा। इस प्रकार की कृषि भारत में कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाओ जिसे बोल रहे हैं, और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यदि आपको यहाँ प्रश्न पूछा गया कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कैसे की जाती है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे से टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी का हल का उपयोग किया जाता है, डावरों का उपयोग किया जाता है, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से किया जाता है। इसमें परिवार के लोग ही जुड़े होते हैं, उन्हीं का श्रमदान होता है। मतलब वही लोग यहाँ पर श्रम करते हैं, वही लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है।
तो इस प्रकार की कृषि में आप देखेंगे कि ये मानसून पर निर्भर कर रहा है। यदि मानसून अच्छा रहेगा तो यहाँ कृषि अच्छी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर भी यह कृषि निर्भर कर रहा है। तो इसमें कृषि करने वाले लोग ये पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है, यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न टेक्निक पर आधारित है। तो ये स्लैश एंड बर्न टेक्निक क्या होता है, यह भी कई बार आपसे पूछा जाता है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। तो यही हो गया स्लैश एंड बर्न टेक्निक, जहाँ पर क्या हुआ, किसान क्या करेंगे, कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है उसको साफ करेंगे। यदि मान लीजिए वहाँ पर जंगल टाइप का है तो उसको भी साफ करेंगे और उस पर क्या करेंगे, खेती करेंगे। लेकिन यहाँ एक खास बात है कि जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, क्योंकि मृदा की उर्वरता कम होने पे आप जानते हैं कि कृषक क्या करते हैं, वे उसमें खाद डालते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि इस तकनीक में स्लैश एंड बर्न हो रहा है, मतलब एक टुकड़ा को काटा जा रहा है, एक जमीन के टुकड़ा को साफ किया जा रहा है, उसमें खेती किया जा रहा है और जैसे ही उर्वरता कम हो गया उस जमीन के टुकड़े को छोड़कर फिर स्थानांतरित हो जाया जाता है। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर कृषि पूर्ण रूप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकृति के द्वारा ही मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, अलग से खाद का उपयोग नहीं किया जा रहा है, चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि किसान उर्वरक और आधुनिक तकनीकों का इसमें प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में किसान उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं और ये जो सारा चीज़ है वह प्रकृति पर निर्भर होता है। तो इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। तो यहाँ पर ये तो सिंपल सा बात हो गया कि इसकी उत्पादकता क्या होगी, कम होगी। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि झूम कृषि कहाँ किसे नाम दिया गया है। जबकि आप देख सकते हैं मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो ये तीन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए कि झूम कहाँ कहाँ पर कहा जा रहा है, पामलू कहाँ कहाँ पर कहा जा रहा है और दीपा कहाँ कहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। झूम आप देख सकते हैं कर्तन दहन प्रणाली, तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक, इसको आपको याद कर लेना है, आपको याद भी हो गया होगा। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये तो याद करने की चीज़ है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। तो ये प्रारंभिक किस्म की खेती हो गई जिसको हम लोगों ने कहा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मतलब अपनी जीविका के निर्वाह के लिए की जाने वाली कृषि। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। तो ये अनेक नाम यहाँ भी पढ़ लिए, फिर हम लोगों को यहाँ भी कुछ नाम पढ़ने हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से, आंध्र प्रदेश में पोड़ू अथवा पिंडा के नाम से, इसी के साथ ओडिशा में पामा डाबी या कुमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी। ये इतने टफ नाम है, ये तो पढ़ने में ही बहुत टफ लग रहे हैं, लेकिन आपको इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखी गई हैं। रिंझा असम में डीकू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिंझा के बारे में बताया गया है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। तो आप देख सकते हैं भूमि का एक टुकड़ा है, उसमें वनस्पति को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो जलाने को क्या कहेंगे? बर्न। तो यही है स्लैश एंड बर्न। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत की सिंचाई करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जा रहा है कृषि में। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। तो इस छोटी सी कहानी से आपने क्या समझा? इस छोटी सी कहानी से आपने समझा कि यह जो कृषि का प्रकार है वह क्या है? स्लैश एंड बर्न टेक्निक पर आधारित है। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि ये जो पूरा तकनीक है जिससे ये कृषि की जा रही है वह प्रकृति पे निर्भर है। यहाँ पर आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके बाद है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तो जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, भूमि कम है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। यह श्रम गहन कृषि होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पाद के लिए बहुत अधिक मात्रा में जैव रसायन का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भूमि कम है और यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो ज़्यादा जनसंख्या के पेट को भरने के लिए वहाँ पर नए नए तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। फसलों का ज़्यादा उत्पादन के लिए वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा, मतलब कि यदि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आप देखेंगे तो भूमि का आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। मतलब जो नए पीढ़ी आते जाएंगे उनमें भूमि का बंटवारा होता जाएगा, भूमि का आकार छोटा होता जाएगा और उसी में उसको कृषि करना है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। तो अब भूमि का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। और भूमि का आकार छोटा है, पैदावार ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए और वैसा ही किया जाता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश की जाती है और उसके लिए नए नए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। तो यहाँ कृषि भूमि छोटा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो कृषि भूमि पर क्या होगा? दबाव बढ़ता जाएगा। इसके बाद है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। तो यहाँ जो उच्च पैदावार हो रहा है वह कैसे हो रहा है? तो बहुत सारे यहाँ तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि बहुत नए नए प्रकार के बीजों का, हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि पैदावार क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा हो। तो इस प्रकार के पैदावार को फिर क्या किया जाएगा? यदि अधिक उत्पादन हो रहा है तो उसको फिर बेचा जाएगा। ये कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। यहाँ पर जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, जबकि ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। तो शुरू में ही हम लोगों ने देखा था कि कृषि जीवन निर्वाह से लेकर अनेक प्रकार के हो सकते हैं, वाणिज्यिक कृषि तक हो सकते हैं। जैसे कि वाणिज्यिक कृषि हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर उत्पादन इतना ज़्यादा है कि फिर इसको क्या किया जाता है? इसको बेचा भी जा सकता है और इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं, हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्य का फसल है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रोपण कृषि के बारे में बताया गया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। रोपण कृषि के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। तो वाणिज्य खेती है, ये आप याद रखें कि रोपण कृषि कैसी खेती है? वाणिज्य खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उद्योगों के लिए कच्चा माल देना।
रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ का कार्य करती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। तो अब आप जान गए होंगे कि रोपण कृषि को व्यापक क्षेत्र में क्यों किया जाएगा, एकल फसल क्यों लगाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो उद्योग के लिए कच्चे माल है उसकी पूर्ति की जा सके, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूंजी लगाया जाता है और बहुत ज़्यादा श्रमिकों की मदद से किया जाता है, ताकि इससे ज़्यादा पैसा निकाला जा सके। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उद्योगों के लिए जो कृषि की जाती है, विशेष प्रकार की कृषि की जाती है, उसका नाम क्या है? रोपण कृषि। रोपण कृषि किस चीज़ का प्रकार है? तो ये वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। भारत में आप जानते हैं कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। तो ये रोपण फसलें हैं, इसका मतलब इनका उपयोग किस चीज़ में किया जाएगा? इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाएगा उद्योगों के लिए। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ का मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, तो आप जान गए कि जो रोपण कृषि है उसमें जो उत्पादन हो रहा है, यदि वह बिक्री ना हो तो किसानों के लिए कितने हानि का विषय हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसके विकास में परिवहन और संचार साधन का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेन चीज़ है वह है बाजार, यानी कि यदि आपने उतना फसल उगाया है तो उसको कोई सही दामों पर लेने वाला होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के चीज़ों को पढ़ाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आगे पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। धन्यवाद।